हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज का पेपर देखा ही होगा तुम लोगों ने। थोड़ा सा ट्रिकी पेपर था, आसान था लेकिन ट्रिकी था। चीजें वही पूछी थी, बस घुमा घुमा के पूछी थी और कुछ चीजें पूछी नहीं थी, जस्ट उनका रेफरेंस पूछ लिया था, आंसर पूछ लिया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो आज के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, जिससे आप लोग को ये पता चल जाए कि एग्जाम आप लोग का कैसा हुआ और आंसर्स आप लोग के ठीक आए या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ किसने कितने मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कैसा गया आज का एग्जाम। ठीक है, इसके बाद जब सॉल्यूशन मैं कर लूंगा तो अपने आंसर्स को मैच करना और उसमें देखना कि फिर मुझे बताना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं सबके। ओके, चलो तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज से हमारा फर्स्ट जो था, ये क्वेश्चन था हमारे पास 1A के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1ABC 3 पार्ट थे। फर्स्ट में था हमारे पास ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर आरएलसी सर्किट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सिंपल यहाँ पे एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी रख देना था और यहाँ से हमारे पास एफ आर आ जाता है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। सही है, तो ये आई क्या होगा, सबसे आसान डेरिवेशन तो यही है इस यूनिट का। ठीक है, तो सबने कर ही दिया होगा आई होप। तो ये 4 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए। इसके अलावा साइनसोइडल एसी वोल्टेज वीएम साइन ओमेगा टी हम लोग गिवन है प्योर इंडक्टर में। तो प्योर इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से और करंट हमारी लैग करती है 90 डिग्री से। सही है, तो यहाँ पे अगर वी हमने वीएम साइन ओमेगा टी लिया है तो हमारा जो आई आएगा दैट विल बी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। सही है, यहां से ये आ जाएगा और आई एम जो होगा आई एम विल बी वी एम बाय जेड। जेड जो था हमारे पास, जेड विल बी क्या होगा, ये तो एल है तो वी एम अपॉन एक्सएल होगा सिंपल यहाँ पे, है ना। ये डिराइव करने के बाद फाइनल हमारे पास ये आएगा फेजर डायग्राम वेव फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस का। फेजर डायग्राम कैसा रहेगा इसका, ये होगा हमारा सिंपल, ये हमारे पास आई होगा और ये वी होगा। ये अगर वी है तो आई इसमें नीचे ऐसे जा रहा होगा, ये आई हो जाएगा। वी हमारा ये, तो आई हमारा 90 डिग्री लैग कर रहा होगा इंडक्टर के लिए। ठीक है, इस टाइप से आया होगा। एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, पावर में हमारे पास वो साइन ओमेगा टी 2 साइन ए कॉस ए वाला फॉर्मूला वहां पे लग जाएगा, तो वहां पे आकर के वो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, मेन हमारा न्यूमेरिकल जो 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया है इसके अंदर। ठीक है, इसने क्या पूछा है, द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम एंड रिएक्टेंस ऑफ 32 ओम। तो ये यहाँ पे कैसा सर्किट हो गया हमारा, ये सर्किट हो गया हमारा आरएल टाइप का। ठीक है, आरएल टाइप का ना भी हो तो तुम लोग को बस ये तो याद होगा Z इक्वल्स टू R प्लस J इंटू एक्स होता है। ठीक है, एक्स जो हमारा नेट रिएक्टेंस होता है, मैंने बताया था एक्स को हम एक्सएल माइनस एक्ससी रख लेते हैं। तो यहाँ इसने एक्स दिया है टोटल और अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब वो आरएल सर्किट है। तो खैर इसने हमारा काम और आसान कर दिया, यहाँ पे हमें एक्सएल एक्ससी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उसने एक्स हमें दे दिया। पूछा क्या है इसने, when connected to a across single phase voltage given by V equals to 566 sin omega t। अगर हम इसको V equals to Vm sin omega t से हम लोग अगर इसको कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 314 और Vm की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास 566। सही है ना। अब इसने पूछा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमें कैसे पता चलेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ और ये है हमारा 314। तो यहाँ पे हम एफ जो आएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी दैट विल बी 314 अपॉन 2 पाई। सही है, तो ये आगे जाएगा हमारे पास 50 हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स में रखेंगे पाई को तो कुछ पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में 3.141 होता है ना वो, तो ऊपर इसलिए हमें 314 दिया हुआ है कि ये एक्चुअल में 100 पाई ही है ऊपर, तो 100 पाई डिवाइड बाई 2 पाई इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो अराउंड 50 हर्ट्ज इसका आ रहा होगा, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में भी अगर वैरी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही रहेगा। फिर इसने पूछा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के लिए हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज पता होना चाहिए। आई क्या होता है, आई होता है वी ओवर जेड। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के लिए पहले हमें क्या होगा, वी आरएमएस ओवर जेड चाहिए। अगर हम लोग को आई आरएमएस फाइंड आउट करना है तो आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड, ये हो जाएगा। अब जेड हमें यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा, जेड कितना है, जेड हमें गिवन है जेड इक्वल्स टू 24 प्लस J32। इसको आप पोलर में कन्वर्ट कर लीजिए, जब आप जेड को पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 40 एंगल 53.13। अब यहां से हमें फाइव भी मिल गया तो बाद में कॉस फाइव निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, और यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू मिल गई 40। तो वी आर एम एस कितना है हमारा, वी आर एम एस होगा वी एम बाई रूट टू। तो वी आर एम एस अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वी एम था हमारा 566 डिवाइड बाई रूट टू, तो वी आर एम एस हमारे पास निकल करके आ रहा होगा यहाँ पे कितना आ रहा है, वी आर एम एस आ जाएगा हमारा 400.22 कुछ ऐसे करके वीआरएमएस आ जाएगा। और अब हम इसको यहाँ रख देंगे आईआरएमएस की वैल्यू में, तो 400.22 डिवाइड बाई जेड कितना था 40, है ना। 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास, 100 नहीं सॉरी 10। तो 10 एम्पियर की करंट अप्रोक्सीमेटली हमारे पास है, 10.012 जो भी आ रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 एम्पियर हम इसको एज्यूम कर सकते हैं सेफली, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, 10.05 के अराउंड कुछ आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन 10 भी आया अगर आपका
9.5 भी आ रहा है, 10.5 भी आएगा तो भी सही है। तो ये 10 एम्पियर की करंट आ गई, IRMS उसने पूछा था। फिर उसने पूछा पावर फैक्टर, तो अभी हमने यहाँ फाई निकाला ही था, कहाँ गया, ये हमने कन्वर्ट किया था, ये हमारा फाई है। तो यहाँ से हम लोग, ये हमारा एक आंसर आ गया 10 एम्पियर। और इसने क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछी थी, तो एफ हमारा 50 हर्ट्ज, ये एक आंसर आ गया। और फिर हमारे पास बचा पावर फैक्टर होता है हमारा कॉस फाई। तो कॉस फाई, फाई की वैल्यू हमारे पास 53.13, जो कि होता है 0.6, है ना। तो 0.6 हमारा पावर फैक्टर आ गया कॉस फाई। फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, ये वाली जो हमने निकाली है 53.13। तो 53.13 रखा फाई की वैल्यू, तो 0.6 कॉस फाई आ गया पावर फैक्टर। उसके बाद क्या पूछा है उसने, इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट करंट। तो इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट करंट जो होगी, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी होगी। अब आई एम क्या होगा, आई एम जो होगा दैट विल बी वी एम अपॉन जेड, और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि Z यहाँ पर आएगा तो ओमेगा टी माइनस फाइव हमारे पास यहाँ आएगा, क्योंकि हमारे ये रिएक्टेंस भी है ना इसमें, तो आरएल सर्किट हो गया। आरएल सर्किट में करंट क्या करता है, लैग करता है। जब रिएक्टेंस पॉजिटिव होती है तो करंट लैग करता है, रिएक्टेंस नेगेटिव होती है तो करंट लीड करता है। तो अब पॉजिटिव रिएक्टेंस हमारे पास 32 है, तो इसीलिए करंट हमारा लैग करेगा। कितने एंगल से, 5 एंगल से। 5 एंगल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है 53.13, ठीक है। ये हमारे पास है यहाँ पे रेडियन में। एक्चुअल में जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ना, सॉरी, ये हमारे पास 53.13 डिग्री में, यहाँ जो हमें दिया हुआ है 314T, ये रेडियन में दिया हुआ है। पाई की वैल्यू उसमें 3.141 ली है। अगर पाई की वैल्यू 180 लेते तो ये डिग्री में हो जाता है, यही वाली चीज, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन है वैसे, तो आप अगर लिख देंगे दोनों ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 566 डिवाइड बाई 10, जेड की वैल्यू 10 थी और वीएम हमारा 566 था, नहीं जेड की वैल्यू 40 थी, सॉरी, जेड की वैल्यू आती पोलर में 40 हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, 560 डिवाइड बाई 40, और साइन ओमेगा टी माइनस, जो ये एंगल आया चाहे तो आप ये लिख लीजिए, कहाँ गया, 53.13, 53.13। ओमेगा टी भी नहीं में लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे जो गिवन है वही लिखेंगे। 314 टी है ना हमारे पास, 314 टी माइनस 53.13 डिग्री। लेकिन इससे बेटर तरीका इसको लिखने का ये है कि एक तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लें, कितना आया था, आएगा हमारे पास 14.14 साइन 314 टी, और इस एंगल को जो डिग्री में दिया हुआ है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये रेडियन में गिवन है, ठीक है। पाई की वैल्यू जब हम लोग 180 लेते हैं इसका मतलब वो डिग्री है, लेकिन पाई की वैल्यू अगर हमने 3.141 ली है इसका मतलब हम लोग ले रहे हैं उसको रेडियन में, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियन में लिया है तो हम लोग यहाँ पे भी इसको रेडियन में लिखेंगे। 53.13 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180 से डिवाइड कर दिए, आ जाएगा आपका रेडियन में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 0.927, ये फाइनल हमारे पास करंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर आपने ये लिखा है तब तो आपको कंप्लीट 2 मार्क्स इसके मिलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपने ये भी लिखा है तो भी मुझे लगता है कि एग्जामिनर को आपको 2 मार्क्स दे देने चाहिए, ठीक है। तो टोटल ये 8 मार्क्स का था, इसमें से 2 मार्क्स का फ्रीक्वेंसी, 2 मार्क्स का आरएमएस वैल्यू, 2 मार्क्स का पावर फैक्टर, 2 मार्क्स का इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट करंट। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपने किया होगा और 8 मार्क्स इसके हो गए, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो इसका थर्ड यूनिट का जो ऑप्शन में सेकंड क्वेश्चन था, ये ज्यादा आसान है, सही है। तो ज्यादातर लोगों ने मुझे लगता है यही किया होगा। जैसे सबसे पहला ये कितना आसान क्वेश्चन है, इनने पूछा है स्टेट द पावर फैक्टर इन केस ऑफ फॉलोइंग सर्किट। स्टेट द पावर फैक्टर का मतलब है कि कितना होगा पावर फैक्टर, सिर्फ ये बताना है। तो हमें सिर्फ ये लिखना था, पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज 1, प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0, प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटर इज 0, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। सिर्फ इतना भी अगर आप लिखेंगे आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, सिंस एंगल फेज एंगल इज 90 डिग्री, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, फेज एंगल इज 0, रेजिस्टर में फेज एंगल 0 होता है, तो इसीलिए फेज एंगल क्योंकि हमारे पास 0 होता है इसलिए cos फाई हमारे यानी cos 0 हो जाएगा 1। और ऐसे यहाँ पे हमारे पास फेज एंगल होता है 90 डिग्री, इंडक्टिव में होता है -90 क्योंकि करंट पीछे चल रही होती है। फिर भी फेज को यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री लैगिंग, 90 डिग्री लैगिंग फेज इसमें होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री लीडिंग होता है फेज, ठीक है। कैपेसिटर में करंट लीड करियो 90 डिग्री से, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा cos फाई यहाँ 0 हो जाएगा, ऐसी cos 90 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। और ये जो रेजोनेंस के केस में क्या होता है कि फाई हमारा 0 हो जाता है, क्योंकि XL इक्वल्स टू XC होता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। फाई हमारा 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फिर से हमारा cos फाई 1 हो जाएगा। बस ये सिंपल से लिखना था। अगर आप सिंपल भी ये cos फाई पावर फैक्टर फॉर दिस 1, दिस 0, दिस 0, दिस 1 ये भी अगर लिख के आएंगे तब भी आपको पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा एग्जामिनर उसको आसान दे देता है कि लड़के देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है 4 मार्क्स में, और उस कंफ्यूजन में गड़बड़ करते हैं, उल्टी सीधी चीजें लिख के आएंगे, पावर फैक्टर को ड्राइव करने की वहां पे कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी को ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं कि कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन होता है कि आदमी को लगता है इतना छोटा आंसर कैसे हो सकता है, लेकिन उसका आंसर वही होता है।
इसलिए चाहे क्वेश्चन जैसा भी हो, मैंने पहले भी तुम लोग को ये बात बताया था कि हमेशा अपने आंसर को प्रिसाइज रखो, छोटे से छोटा आंसर लिखो, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो और तुमको तुम्हारा टाइम बच जाए। वैसे टाइम आज की पेपर में अच्छा खासा बचा था, जैसे मैंने बताया था कि मुश्किल से 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और वाकई में हुआ भी। माशाल्लाह बच्चों ने आके मुझे बताया कि सर 1.5 पौने 2 घंटे में हो गया था, फिर जो ऑप्शन वाला था वो भी क्वेश्चन करके आए हम। खैर चलो, उम्मीद करता हूँ आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पावर इन आरसी सर्किट व्हेन सप्लाइड वी एम साइन ओमेगा टी, ये मैंने कराया ही था 30 मिनट वाली वीडियोस में। तो ये डेरिवेशन एक आया था 6 मार्क्स का। उसके बाद ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आर एल सी, सही है। इसने क्या पूछा है, इसमें आईटी का एक्सप्रेशन पूछा है और हमें वीटी का एक्सप्रेशन दिया है। ईटी मतलब वीटी होता है, तो वीटी मतलब ये हमें दिया हुआ है वीएम। यहां से हमारे पास 314, तो एफ आ जाएगी 50 हर्ट्ज। और अब हमें क्या करना है, आईटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था जब भी हमें हमारे पास कोई भी सर्किट होगा, जेड तो हमें फाइंड आउट करना ही करना है। तो जेड जो होगा वहां पे, यहाँ क्या होगा, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है। तो एक्सएल क्या होगा हमारे पास, एक्सएल होगा 2 पाई एफ इंटू एल, यानी कि 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.38, 0.318, ठीक है। तो एक्सएल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एक्सएल कितना आ रहा था, एक्सएल आ रहा था 99.9, 99.9 या 100 कह सकते हैं इसको, कोई बात नहीं, 100 भी अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद एक्ससी जो आएगा, एक्ससी विल बी 1/2 पाई एफ इंटू सी इक्वल्स टू 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय सी, कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 63.6 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा हो गया एक्सी। तो एक्सी यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सी हमारे पास निकल करके आ रहा है 50 एग्जैक्टली। तो 50 हमारे पास एक्सी आ गया और एक्सएल आया था हमारे पास 100। तो जेड कितना हो गया, जेड हो गया हमारे पास, आर है 10 प्लस जे 100 एक्सएल माइनस 50, तो हो गया हमारे पास 10 प्लस जे 50। और जैसा मैंने पहले बताया था कि हमेशा जब भी जेड आए उसको फॉरन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अब इसको पोलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो जेड की वैल्यू आएगी 551 और एंगल आएगा इसका 78.69, क्योंकि यहाँ पे एल एक्सएल ज्यादा है, तो इसका मतलब इंडक्टिव रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट की तरह, आरएल सर्किट की तरह वर्क कर रहा होगा। अब हमें जेड मिल गया, अब हमें क्या पता करना है, आई पता करना है। तो आईटी क्या होगा, आईटी विल बी वीएम ओवर जेड इंटू साइन ओमेगा, जो भी है हमारे पास ओमेगा -5 होगा, क्योंकि यहाँ पे आरएल सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, मैंने बताया ओमेगा टी। तो आईटी वीएम है हमारा कितना, 100, 100 डिवाइड बाई जेड कितना है 51, तो 100 डिवाइड बाई 51 और साइन 314 टी माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 5 आया था 78.69। तो या तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 78.69 डिग्री, ठीक है। या फिर आपके पास जो इससे ज्यादा अच्छा सही ऑप्शन है, वो हमारे पास लिखने का तरीका है कि हम लोग एक तो इसको 1.96 साइन 314t माइनस 1.373, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये भी हमारे पास रेडियन में। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, 2 मार्क्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए, सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। फेज एंगल फाई इज इक्वल टू 78.69 डिग्री, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, कंप्लीट हो गया, सही है। 4 मार्क्स हो गए हमारे। इसके बाद पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर होता है cos फाई, cos फाई कितना होगा, cos 78.69, सही है। और ये लैगिंग है, तो अब इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे 78 cos 78.69 को, तो हमारे पास आएगा 0.196 और यहां लिखेंगे लैगिंग, बस ये हमारा हो गया पावर फैक्टर। ये 6 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर, सही है। शुरुआत में बस आईटी निकालने में प्रॉब्लम है, उसके बाद तो एक एक लाइन में 2-2 मार्क्स आ गए। उसके बाद फिर हमारे पास है एक्टिव पावर कंज्यूम, तो ये भी हो सकता है कि आईटी के मार्क्स ज्यादा हो, 3-4 मार्क्स मिल जाए और बाद में 1-1, 2-2 मार्क्स इनको दे दो। फिर हमारे पास है एक्टिव पावर कंज्यूम, तो एक्टिव पावर क्या हो, पी इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। लेकिन बस यहाँ पे कैच ये कि यहाँ पे वी और आई की आरएमएस वैल्यूज हम लोग को लेनी, तो आरएमएस वैल्यूज लेने का मतलब ये है कि 100 डिवाइड बाई √2, और आई कितना आया था हमारे पास, आई था, आई का वीएम 1.96, तो 1.96 डिवाइड बाई √2, आईएम है नहीं, आईएम आया था 1.96, वीएम था हमारे पास 100, तो ये डिवाइड बाई √2 और इसके साथ हो जाएगा हमारा cos फाई, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 0.196, बस ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारी एक्टिव पावर यहां से आ जाएगी P इक्वल्स टू 98 वॉट्स, 98 वॉट्स, सही है। तो 98 के थोड़ा बहुत आगे पीछे आ रही है परसेंटेज में, पॉइंट्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, सही।
उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, सही किया होगा। ज्यादातर मुझे उम्मीद, मतलब जो अंदेशा है, जो डर है, वो इस बात का कि तुम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली वी और आई की वीएम वैल्यू ना रखी, वीएम और आई, तो वीएम आई एम वाली नहीं रखनी, आरएमएस वैल्यू रखनी, तो यहाँ पे √2 हमें लगाना पड़ेगा, तब हमारी वैल्यू सही आएगी पावर। ठीक है, तो चलो उसके बाद आए हम लोग फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट में इस बार थ्योरी क्वेश्चन तो सारे के सारे आसान, जितने भी थ्योरी पार्ट आया 14 मार्क्स का थ्योरी पार्ट एकदम इजी आया है, सबने सही किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन थ्री फेज एसी सिस्टम। सिमेट्रिकल एसी सप्लाई क्या होती है कि भाई जिस जिस एसी सप्लाई में सारे के सारे वायर में एकदम एग्जैक्टली वोल्टेज जा रहा है, वो हमारा सिमेट्रिकल एसी सप्लाई है। फेज सीक्वेंस क्या होता है वो भी आप लोग को पता है कि जैसे वोल्टेज एक एक करके अपने 120 डिग्री के बाद अपनी पीक को पहुंचते हैं, उसको फेज सीक्वेंस कहते हैं। बैलेंस लोड क्या होता है, जिस लोड में सारे इंपेडेंस बराबर हो, बैलेंस लोड होता है। ठीक है, ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन, ये मैंने कराया ही था अपनी वीडियो में, आपने करी दी होगा, 5 मतलब 8-10 लाइन की सब डेरिवेशन था, 6 मार्क्स इसके आपके आ गए होंगे। उसके बाद 3 इंपेडेंसेस ऑफ ईच 3.4 J4, यहाँ Z हमें दिया है 3 - J4, इसको फौरन हम लोग क्या करेंगे, पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने बताया था सबसे पहले Z को पोलर में कन्वर्ट कर लिया करो। तो पोलर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 3C को, तो हमारे पास, तो पोलर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो Z की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 ∠53.13, ये आ गया हमारे पास पोलर की वैल्यू। ठीक है, तो ये Z की वैल्यू आ गई हमारे पास पोलर में। इसने क्या पूछा, वोल्टेज दिया हुआ 230 वोल्ट। मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है, लाइन वोल्टेज दिया होता है, लेकिन यहाँ इसने कहा है डेल्टा में कनेक्टेड, तो घबराने की कोई बात ही नहीं। डेल्टा में लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज, तो डेल्टा में कोई भी वोल्टेज दिया हो, हमें क्या लेना है, दोनों बराबर होंगे, चाहे लाइन वोल्टेज हो चाहे फेज वोल्टेज हो। लेकिन वही चीज जो मैंने कहा था याद रखने की, कि हमेशा पहले फेज करंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लाइन करंट कैलकुलेट नहीं करते। तो यहाँ इसने पूछा फेज एंड लाइन करंट पहले, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ऐसे ही, अपनी सिर्फ जो है, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि हमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज भी पता है, एग्जामिनर को पता चल जाए लड़का पढ़ गया है, ऐसी तुक्के नहीं मार रहा, चीटिंग नहीं कर रहा किसी कॉपी में से, सही है ना। तो वीपीएच इक्वल्स टू वीएल हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 230 वोल्ट। सही, 230 वोल्ट हो गया हमारे पास। फिर आया पावर फैक्टर ऑफ द लोड। पावर फैक्टर ऑफ द लोड इसने पूछा, पावर फैक्टर नहीं, पहले फेज और लाइन करंट्स पूछे। तो हमने पहले बताया था हमेशा फेज करंट हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं, वीपीएच अपॉन जेड। तो वीपीएच कितना है हमारा 230 वोल्ट, और जेड कितना है हमारा 5। मैग्नीट्यूड रखना होता है यहाँ पे, करंट मतलब एंगल की जरूरत नहीं है। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आईपीएच इक्वल्स टू, फेज करंट हमारे पास निकल करके आएगी 46 एम्पियर। तो 46 एम्पियर आ गई हमारी फेज करंट, और यहीं से हम लोग आईएल कैलकुलेट करेंगे। आईएल इक्वल्स टू डेल्टा में होता है √3 आईपीएच। ठीक है ना, स्टार में वीएल इक्वल्स टू √3 आईपीएच, डेल्टा में आईएल इक्वल्स टू √3 आईपीएच। यहाँ पे हम करेंगे तो आईएल कितना आ जाएगा हमारे पास, √3 मल्टीप्लाई बाई आईपीएच, 46 मल्टीप्लाई करने, यानी 46 √3 लिख सकते हैं आप इसको ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो यहाँ पे जाएगा 79.674 एम्पियर। ये आपका दूसरा आंसर है। 2 मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, बल्कि ये तो 8 मार्क्स में 3 है, तो शायद 3 मार्क्स में मिल जाए इस वाले पे। फिर इसके बाद ने पूछा पावर फैक्टर ऑफ द लोड। पावर फैक्टर कितना आसान है यार, cos फाई तो पता करना है, और फाई हमने निकाल ही लिया। जैसे हमें जेड मिलता है वैसे ही फाई मिल जाता है, जैसे ही पोलर में आपने कन्वर्ट किया जेड को, फाई आपके हाथ में, फाई होता है cos फाई। cos फाई 53, फिर से हमारा वही 0.6 के करीब आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो cos फाई फिर से हमारा cos 53.13 इक्वल्स टू 0.6, ये हो गया पावर फैक्टर। लो 4 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए तुम्हारे। इसके बाद क्या बचा, पावर डिलीवर्ड टू द लोड। ये थोड़ा सा कैची था, बस कैची क्या था इसमें कि इसने पावर डिलीवर्ड पूछा है, इसने पावर कंज्यूम्ड नहीं पूछा, इसने पावर सप्लाइड नहीं पूछा, इसने रिएक्टिव पावर नहीं पूछा, रिएक्टिव पावर नहीं पूछा, तो पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड। लेकिन जो समझदार बच्चे हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको पता है कि पावर डिलीवर्ड कौन सी होती है, कौन सी होती है, पावर डिलीवर्ड होती है एपरेंट पावर। सही है, तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में एस कैलकुलेट करना है, और एस कैलकुलेट करना सबसे आसान है। एस कैलकुलेट करना, थ्री फेज में एस क्या होता है, √3 VL इंटू IL। अब हमें VL भी पता है, IL भी पता है, और √3 की वैल्यू भी पता है, यानी कि √3 इंटू VL था हमारा 230, और IL आया था हमारा 79.674। तो यहां से हम लोग बनाएंगे, तो पावर डिलीवर्ड S विल बी इक्वल्स टू व्हाट, S विल बी इक्वल्स टू 31739.86, इसकी वैल्यू होती है VA, वोल्ट एम्पियर। ये टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा। 8 मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अभी हो सकता है किसी का, अगर आपने सही किया, अगर आपने ये चीज यहाँ पर सही रखी है और आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो घबराने की बात नहीं है, उतना मार्जिन चलता है। ठीक है, वो पॉइंट्स में क्योंकि वैल्यूज बढ़ जाती है, तो वो एक्सेप्टेड है। मतलब ये 31,730 के आसपास होना चाहिए, इतना है, 730 740 के आसपास। ठीक है, तो इतना तो आ ही गया होगा। तो फिर आता है हमारा इसका फोर्थ, इसका जो ऑप्शन वाला पार्ट था, इसमें क्या पूछा इसने, कंपेयर एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर विद अ कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बाय मेंशनिंग एनी 3 डिफरेंसेस। मैंने टेबल बनवाई थी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखी थी, बस वहीं से उसको चेंज कर देना था। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की एडवांटेज लिख दिए, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर एडवांटेज है वही सेकंड वाले में डिसएडवांटेज है, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की डिसएडवांटेज है वही
प्राइमरी वाले में, मतलब जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है वही उसकी जो है एडवांटेज है, उससे करके आपको लिख देना था। ओके, फिर डेल्टा टू स्टार वाला मैंने बताया ही था कि डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड को अच्छा ये प्रूव करने का है कि 3 टाइम्स कैसे लेता है। तो सिंपल हमें इसमें कुछ नहीं करना था, ये बहुत ही आसान था। इसमें लिखता था इन डेल्टा P इक्वल्स टू √3 VLIL cos phi, बल्कि कंज्यूम कंज्यूम है, हाँ VLIL cos phi, हमें यहाँ लिखना था P इक्वल्स टू √3 VLIL cos phi, हमें यहाँ पे लिखना था यहाँ पे, ठीक है। हमें VLIL गिवन होता है, और वहां पे अगर हम लोग सिर्फ VL के टर्म में इसको लिखें तो डेल्टा में हमारा IL होता है √3 IPH, हाँ ओके, ये होगा हमारा √3, ये होगा VPH, और ये होगा कितना √3, नहीं VL के टर्म में हम लोग इसको लेना होगा तो IL को हम लोग रखेंगे VL के टर्म में, तो IL को रखेंगे हम लोग पहले IPH के टर्म में, ये तो VL ही रहेगा, सॉरी ये रहेगा VL, और IPH के टर्म में हम लोग रखेंगे, और फिर √3 IPH को हम लोग रखेंगे, सॉरी एक मिनट, ये होगा हमारा IL इक्वल्स टू क्या होता है √3 IPH डेल्टा में, है ना, ये हो गया हमारा √3 IPH। तो √3 IPH जब हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा VL मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 √3 मल्टीप्लाई बाय √3, और VL मल्टीप्लाई बाय IPH, और IPH जो होगा यहाँ पे 3 इंटू VL, दैट विल बी VPH अपॉन Z, यहाँ पर ये होगा, और VPH क्या है, VPH VL है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा P इक्वल्स टू, सॉरी P इज इक्वल टू 3 इंटू VL, और ये VPH को भी VL रख दिया तो ये मल्टीप्लाई बाय VL अपॉन Z, VL अपॉन Z, तो P यहां से आएगा हमारे पास 3 VL स्क्वायर अपॉन Z, ये तो हो गया हमारा डेल्टा के लिए, ठीक है। अब कर लो स्टार के लिए, स्टार में भी इक्वेशन तो सेम ही होती है √3 VL IL cos phi, सही है। यहाँ पे IL और IPH तो बराबर होते हैं, तो हम लोग क्या करना है, हमें VL के टर्म में अगर हम लोग निकालें इसको, ओके, VL इक्वल्स टू √3 VPH, हाँ, तो यहां हम लोग रखेंगे VL इक्वल्स टू, ये हो गया IPH, और यहां से √3 VL, IPH क्या होगा VPH ओवर Z, ये हो गया। इसके बाद हमें पता है क्या, √3 VL, और VPH को हम रखेंगे VL के टर्म में, तो VL होता है √3 VPH स्टार में, तो अब हम VPH जब यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा VL बाई √3 इंटू Z, ये यहाँ पर होगा, तो इस √3 से ये √3 कट जाएगा, तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा VL स्क्वायर बाई Z। अब अगर हम इसको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ डेल्टा में जो पावर है ये 3 टाइम्स ज्यादा है हमारी स्टार की पावर से। बस ये इतना सा डेरिवेशन करना था, इसमें 6 मार्क्स का आया था, सही है, समझ में आया। चलो अब देखते हैं लास्ट इसका क्वेश्चन क्या है, 3C पार्ट। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, ठीक है, यानी E1 दे दिया 230, F दे दिया 50, सेकेंडरी वाइंडिंग है 150 हर्ट्ज टर्न, यानी कि हमारे पास आगे लिख लेते हैं इसको, E1 जो है हमारा दैट इज 230, N2 दिया है हमारा कितना 1500, और F दिया हुआ है 50, और फिर हमारे पास है क्या, F दिया है 50, और ये 5M दिया है 0.00215, है ना, 5M इक्वल्स टू 0.00215, ठीक है, ये हम लोग को इन्होंने दिया हुआ है। अभी क्या क्या पूछा है, ये पहले पूछा है हमसे सेकेंडरी इंड्यूस EMF, सेकेंडरी इंड्यूस EMF पूछा है, तो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन याद है, E2 इक्वल्स टू 4.44 5M इंटू N2 इंटू F, ये था। बस हमें क्या करना है 4.44, 5M हमें गिवन है 0.00215 मल्टीप्लाई बाई N2 कितना है 1500 मल्टीप्लाई बाई 50, बस यहां से हमारे पास आ गया सबसे पहले E2 है हमारा कितना आ रहा है भाई, E2 आ रहा है 715.95 वोल्ट्स, ठीक है, ये आ गया हमारा पहला आंसर। अगर ये कितने पूछे इसमें, 1 2 3 4 पार्ट है, दो मार्क्स का सारे पार्ट हुए तो पहला आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो गया। चलो अब अगले 2 मार्क्स ये देखो, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना आसान क्वेश्चन, देखो हमारे पास क्या होता है E2 ओवर E1 इक्वल्स टू N2 ओवर N1, है ना, क्या होता है ना हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो याद है नहीं याद है, N2 ओवर N1 इक्वल्स टू K, यही था ना, तो K की तो खैर अभी हमें यहाँ जरूरत नहीं है, बस यही देखना है N2 ओवर N1, क्योंकि E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 715 अपॉन 95, E1 की वैल्यू क्या है हमारे पास जो हमें गिवन है 230, और N2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, N2 की वैल्यू गिवन है 1500, N1 हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब N1 हमारा हो गया 1500 मल्टीप्लाई बाई 230 डिवाइड बाई 715 अपॉन 95, सही है ना, बस इसको कैलकुलेट कर लिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, सही लिखा है ना, हाँ सही है, तो हमारे पास आ जाएगा E2, नहीं सॉरी N1 इक्वल्स टू 481.87, ठीक है, तो इसको हम लोग 481 अप्रोक्सीमेटली 482 ले लेंगे, क्योंकि 482 नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, तो ये हमारा
N1 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था, अच्छा नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा है पहले इसने। चलो, इसने फोर्थ में वेदर इज अ स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ऑब्वियसली बात है, देखो हमारा E2 ज्यादा है और E1 कम है, तो कैसा हो गया, स्टेप अप हो गया। भाई कम दे रहे हैं, ज्यादा मिल रहा है हमें, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो क्लियर है। लेकिन अभी चलो पहले थर्ड थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में है क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा है इसने। क्रॉस सेक्शन एरिया इसने दिया है, पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, बी गिवन है। बी हम लोग को गिवन है 0.1 टेस्ला। तो बी हमारा होता है क्या, बी एम इक्वल्स टू 5m ओवर ए। बी इक्वल्स टू 5 ओवर ए होता है, तो बी एम इक्वल्स टू 5m ओवर ए। अब बी एम हमें दिया हुआ है 0.1 और 5m हमें दिया हुआ है 0.00215 और यहाँ पे है ए, तो ए ऊपर चला जाएगा, 0.1 नीचे आ जाएगा। तो ए यहां से आ जाएगा हमारे पास 0.00215 डिवाइड बाई 0.1। ये 0.1 पॉइंट से पॉइंट इधर आ जाएगा ये वाला। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा क्या, ए इज इक्वल टू, ये हो गया 0.0215 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.0215 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। फिर इसने चौथी चीज पूछी है, देखो 6 मार्क्स का हो गया यहाँ पे कंप्लीट। चौथे, वेदर इज अ स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस, या तो आप ये लिख दो E2 इज ग्रेटर देन E1, दैट्स व्हाई द ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना। या आप ये लिख सकते हैं कि N2 इज ग्रेटर देन N1, इसलिए स्टेप अप है। या आप यहाँ पे सीधे N2 N1 निकाल के K की वैल्यू निकाल दी, K की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, आप कह दोगे K की वैल्यू 1 से ज्यादा है इसीलिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सही, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी इच्छा, तीनों कंडीशन हमारे पास है। सही है। फिर आया हमारे पास स्टेट ब्रीफ एंड ब्रीफली एक्सप्लेन किरचॉफ करंट लॉ। अच्छा ठीक, किरचॉफ लॉ इसने एक्सप्लेन करने को कहा है, केवीएल केसीएल ही देना था। सही है, मैंने बताया था हर बार आता है, हर बार आता है, इस बार भी आया, लेकिन इस बार इन्होंने क्वेश्चन बदल दिया, सिर्फ उसका नाम बदल दिया। केवीएल केसीएल के जगह उन्होंने पूछा किरचॉफ लॉ डीसी सर्किट के लिए बता दो, तो बता ही दिया होगा। ऑब्टेन द रिलेशन फॉर कन्वर्टिंग डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस इनटू इक्विवेलेंट स्टार। ये हमेशा आता है, हर बार आ रहा था, इस बार भी आ गया। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, कर दिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं। फिर इसने पूछा फाइंड करंट टू 1 ओम रेजिस्टेंस सर्किट यूजिंग फिगर 1 बिलो थेवेनिन थ्योरम। इस बार का सबसे आसान न्यूमेरिकल यही आया। थेवेनिन का जो सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल होता था, इस बार सबसे आसान न्यूमेरिकल थेवेनिन का आया। देखो कितना आसान इसने पूछा। इसने कहा कि क्या पता करना है, कि इसमें से करंट पता करना है। ठीक है, अगर इसमें से हमें करंट पता करनी है तो बाकी ब्रांचेस का बहुत ज्यादा रोल है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीटीएच फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले तो ये ब्रांच यहां से निकाल देंगे और वीटीएच फाइंड आउट करेंगे। तो अगर देखो ये हमारा 2 ओम का है, चलो अभी तो मैं इसको ऐसे ही बना देता हूं, या रुको, इसमें से अगर हमें बस ये वाली ब्रांच हमें उड़ा देनी है, बाकी आ जाना। अब अगर इसको हम रिजोल्व करें इन 4 और 4 को, 4 और 4 पैरेलल में, मैंने बताया जब दो सेम अमाउंट के रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका आंसर हाफ होता है। तो यानी कि ये एक तो 2 ओम का हमारे पास यहाँ था ही, और ये 4 ओम के 2 की जगह अब ये 2 ओम का 1 हो जाएगा। सही, और ये मान लो हमारा ए बी है, ये जो ब्रांच हमने ऐसे उठाई थी वो है, और यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे ये भी 8 और 8 के दोनों पैरेलल है, दोनों के दोनों, इन दोनों को रिजोल्व कर लो, तो ये बन जाएगा 4 का 1, 4 ओम, और ये हो गया हमारा 2 का 2 ओम। तो यहां से हम लोग को वीटीएच फाइंड आउट करना है। वीटीएच फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे केवीएल। केवीएल अगर हम लोग लगाएं इसमें, केवीएल में भी क्या ही लगाना है, इसका देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, यहां से एक ही करंट जा रही है I1, तो 10 वोल्ट इक्वल्स टू I1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, यही तो हुआ। 2 2 4 और 4 8 और 2 10, टोटल मिला के हो गया। तो I जो हमारे पास निकल के आया दैट विल बी 10/10, यानी कि 1 एम्पियर आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी जो VTH है हमारे पास, यहां से लेके यहां तक जो VTH है हमारे पास, वो क्या होगा, जो ये 10 वोल्ट है माइनस जितना वोल्टेज यहां ड्रॉप हो रहा है, जितना वोल्टेज हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वो बस माइनस करना है, तो हमारे पास VTH आ जाएगा। तो VTH विल बी 10 माइनस ये कितना है 2, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I इंटू टू, I इंटू टू, यानी कि I मल्टीप्लाई बाई 4। ये दोनों 4 ओम के रेजिस्टर में यहाँ जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, बाकी का पूरा वोल्टेज हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ये VTH है, तो VTH हमारा हो गया 10 माइनस 4, यानी कि 6 वोल्ट। कितना आसान है, VTH निकल आया हमारा 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट निकलने के बाद VTH, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस RTH फाइंड आउट करना है। तो अगर RTH फाइंड आउट करें हम लोग यहाँ से, RTH में क्या करेंगे, बस इस बैटरी को यहाँ से शॉर्ट कर देंगे और देखेंगे अगर यहाँ से हमारा जा रहा हो, यहाँ से अगर हम लोग करंट फ्लो कराएं तो कितना जो है रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर यहाँ से करंट फ्लो कराएं तो यहाँ पे करंट इन दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो इधर से जा रही है और दूसरी इधर से जा रही है, तो ये दोनों पाथ आपस में पैरेलल हो गए। तो इस पाथ में रेजिस्टेंस कितना है, इस पाथ में रेजिस्टेंस है 2 + 2 4। ठीक है, तो RTH हमारा हो गया 4 पैरेलल विद, यहाँ पे कितना है 4 + 2 6, 4 पैरेलल विद 6। तो RTH यहां से आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4 + 6 इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाय 10,
यानी कि 2.4 ओम। ये आ गया हमारा आरटीएच लूप। अब क्या करना है, अब हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है इसका, कि भाई ठीक है ये हमारा वीटीएच हो गया, ये हमारा आरटीएच हो गया, और ये हमारा मेन आर हो गया जो हमने हटाया था। हटाया कौन सा था, 1 ओम। तो 1 ओम ये और 2.4 ओम ये, और वीटीएच कितना था हमारे पास, वीटीएच आया था 6 वोल्ट। 6 वोल्ट हो गया ये। तो यहां से अब हमारे पास जो टोटल करंट जो हमसे पूछी है उसने क्वेश्चन में, है ना, थेवेनिन थ्योरम से, तो करंट जो निकल करके आएगी वो क्या आएगी, 6 अपॉन इन दोनों का सम, 2.4 प्लस 1 इक्वल्स टू 3.4, 6 अपॉन 3.4। तो यहां से आई जो हमारे पास निकल करके आ रही है 6 अपॉइंट 3.4, कहाँ गया भाई, 5 का सी चल रहा है ना यहाँ। तो 6 अपॉइंट 3.4, 2 नहीं 2.914 नहीं आ रहा, इसको कैलकुलेट कर लो, 1.6 के अराउंड कुछ आ रहा होगा। ये आ रहा है हमारा 1.764, ये आ गया हमारे पास एम्पियर। और इसमें भी डायरेक्शन भी बना दो कि भैया ऊपर से नीचे जा रही है करंट, जो करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, जिससे कि एग्जामिनर को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एकदम क्लियर आंसर लिख के जाओ कि कहीं मार्क्स कटने का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इसमें जो मार्क्स मिलेंगे किस पे मिलेंगे, अगर आपने वीटीएस सही निकाला तो 2 मार्क्स मिल गए आपको, आरटीएच आपने सही निकाला तो 2 मार्क्स मिल गए, ये सर्किट आपने सही बना दिया तो 2 मार्क्स मिल गए, और लास्ट में फाइनल आई की वैल्यू सही निकाल दी तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आई बात। तो ये दोनों डायग्राम के शायद एक एक मार्क्स होंगे जो भी बना आरटीएच वाले का, तो फिर टोटल मिला के ऐसे 8 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आ गया 6 वाला, इसी का और वाला जो पार्ट था। इसमें क्या पूछा उसने, एक्टिव नेटवर्क पैसिव नेटवर्क। अब बताओ इससे आसान कोई क्या पूछे तुमसे, है ना। एक्टिव नेटवर्क पैसिव नेटवर्क क्या होता है, एक्टिव जिसमें सोर्स होता है वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, पैसिव जिसमें सोर्स नहीं होता। लंप नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क, लंप नेटवर्क वो होता है जिसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो अलग जो जॉइंट रहता है उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, सिंपल सा था। फाइंड द करंट थ्रू ब्रांच ऑफ एबी सर्किट शोन इन टू फिगर 2। ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये 5 ओम का है, ये 4 का है, और ये 3 ओम का है, और ये 2 ओम का है। ये हमारी 100 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारी 50 वोल्ट की बैटरी है, और ये प्लस है ये माइनस है, और ऊपर ये प्लस है ये माइनस, ऐसे हमारा टोटल मिला के सर्किट। ठीक है, इसने क्या पूछा है, फिगर 2 बिलो अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में अलग अलग नहीं करना है, किसी भी एक को पकड़ लो, चाहे केवीएल लगा लो चाहे केसीएल लगा लो। इसमें जब दो बैटरी सोर्स होते हैं मुझे केवीएल थोड़ा सा आसान लगता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से बनाएं इसको, तो फर्स्ट के लिए जब हम यहां पर लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, होगा अगर इस वाले लूप के लिए हम लोग लें तो 100 वोल्ट इक्वल्स टू 2 इंटू आई वन, ये हुआ हमारा आई वन, और ये हो गई हमारी आई टू। अब आई वन इस वाले 4 में ऊपर से नीचे आ रही है, आई टू नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये हो जाएगा +4 इंटू आई वन माइनस आई टू। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 2i1 और 4i1 ही आएगा, तो 6i1 माइनस 4i2। ठीक है, और ये हो गया हमारा 100 वोल्ट। अगर आपने ये इक्वेशन यहां तक बना ली है तो मुबारक हो, आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। सही है, हाँ सीरियसली। उसके बाद हमारे पास आया ये वाला, तो ये आएगा हमारे पास क्या, 50 वोल्ट इक्वल्स टू, यहां से अगर हम लोग लें तो होगा 4i2 माइनस आई वन, प्लस 3 और 5 में सेम ही जा रहा है तो 8 हो जाएगा, 8i2 माइनस आई टू, सिंपल 8i2, इसमें तो आई वन है नहीं, तो 8i2 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन है 50 वोल्ट इक्वल्स टू, ये 4 माइनस का 4i1 आएगा यहाँ, तो माइनस का 4i1, और ये 4i2 और 8i2 प्लस 12i2। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। अगर ये इक्वेशन भी आपकी आ गई है, इसका मतलब मुबारक हो, आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए, और यानी कि 4 मार्क्स आपके अब यहाँ पर सही हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद घंटा कुछ नहीं करना। देखिए क्या करना है हमें, इसने पूछा ए बी वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, ए बी वाली में कौन सी करंट जा रही है, आई टू जा रही है, तो हमें बस आई टू पता करना है। तो ये जो इक्वेशन है इनको कैलकुलेटर में पुट कर दो, चाहो तो तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, वरना सॉल्यूशन का कोई मार्क्स नहीं है, सीधे उठा करके इसको कैलकुलेटर में रखो, पुट कर दो, आपको आई वन आई टू की वैल्यू वहां पे मिल जाएगी। तो वहां से आई वन आएगा आपका 25 एम्पियर, और आई टू आ जाएगा आपका 12.5 एम्पियर, और ये हमें क्या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ए टू बी लिख देंगे हम लोग, ए टू बी। ये आपका आंसर आ गया। अब आपके 2 मार्क्स और हो गए, यानी कि मुबारक हो, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 में से 6 मार्क्स आपके आ गए। 1 मार्क्स भी कोई कट नहीं कर सकता, इसमें से न्यूमेरिकल है ये, हमारी ये थ्योरी नहीं है कि जबरदस्ती काट दिए जाएंगे मार्क्स, अच्छा नहीं लिखा तुमने, हमें पसंद नहीं आया तुम्हारा लिखा हुआ। यहाँ आंसर्स मैच होंगे, अगर आंसर आपके सब सही मारे आपके पूरे के पूरे मार्क्स पक्के हैं, तो 6 मार्क्स आपके यहाँ हो गए। उसके बाद में क्या क्या है, स्टेट सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट बता दो इसमें क्या ही है। उसके बाद फाइंड द करंट थ्रू ब्रांच ऑफ ए बी द सर्किट शोन अबव बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इनने क्या किया, इसी सर्किट को आप सुपरपोजिशन से वो कर दिए, कर देंगे भैया हमारा क्या जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट्स कंसीडर कौन सा वाला, 100 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 100 वोल्ट बैटरी के जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 वोल्ट, और ये हो गया 2 वाला, ये हो गया 3 वाला,
ये हो गया हमारा 4 वाला, और ये हो गया हमारा 5 वाला। ऐसे करके हमारे पास टोटल 3 2 है ना, 2 3 4 5 ऐसे। हमें क्या पता करना है, ये वाली करंट हम लोग को पता करनी है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल आर पता करना पड़ेगा, है ना। तो फिर टोटल आई निकलेगी, फिर करंट डिवाइडर रूल लगेगा उसमें, ठीक है। तो अगर यहां से हम टोटल आर पता करें तो कितना होगा, आर है हमारा, देखो अगर यहां से करंट चली तो दो तो सीरीज में पूरा पूरा आ गया 2 प्लस, अब ये 4 और 3 प्लस 5 8, ये दोनों पैरेलल में, ये वाली ब्रांच यहां से डिवाइड हुई करंट, और यहां से आके यहां पे आके मिली यहाँ पे, यानी कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ये दोनों पैरेलल में आपस में। तो यानी कि 4 पैरेलल विद 8, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 8, यानी 32/12। तो 2 प्लस 32/12, यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना आ रहा है, 2 प्लस ये था हमारा 6 का सी है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 4.66, 4.66 आर आ गया। अब हमें यहाँ से टोटल करंट फाइंड आउट करनी है। आई हमने फाइंड आउट किया तो क्या आएगा, 100 डिवाइड बाई 4.66, ये हमारा आई हो गया, वी अपॉन आर होता है ना। तो 100 डिवाइड बाई 4.66 करेंगे तो 21.459, ये हमारी आई आ गई टोटल। अब हमें पता करना है कौन सी, हमें ये वाली करंट पता करनी है, क्योंकि 5 वाले में पता करना है ना हम लोग को। तो अगर 5 में पता करना है तो हमें चाहिए ये वाली करंट। मान लीजिए इसको हमने I1 डैश कर दिया, इसको हमने I2 डैश कह दिया, ठीक है, ये हमारी टोटल आई आ रही। तो अब हम यहाँ लिखेंगे I1 डैश इक्वल्स टू, ठीक है, करंट डिवाइडर रूल लगा दो, I मल्टीप्लाई बाई जिसमें हमें चाहिए, तो ये वाली ब्रांच में चाहिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जिसमें नहीं चाहिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें नहीं चाहिए, इसमें कितना है 4, ठीक है, और डिवाइड बाई दोनों का सम, यानी 4 प्लस 8 यानी कि 12। तो आई था हमारा 21.459 डिवाइड बाई 12। तो यहां से हमारे पास I1 डैश आया, I1 डैश कितना आ गया हमारे पास, 7.1530, ठीक है। और ये कैसा है, फ्रॉम ए टू बी, यानी कि नीचे की तरफ है हमारे पास, है ना। ये एम्पियर हमारे पास ये आ गया, I1 डैश आ गया। अब क्या करना है, हमें I2 डैश फाइंड आउट करना है। अब हम क्या लिखेंगे भाई, लेट्स कंसीडर, सॉरी I2 डैश फाइंड आउट नहीं करना, I1 डबल डैश फाइंड, लेट्स कंसीडर। अब हमें 50 वोल्ट वाली बैटरी लगी, 50 वोल्ट बैटरी। तो यहां से अब ये 100 वाली तो शॉर्ट हो जाएगी, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, और यहाँ पे 5 का हो गया, ये हमारा 4 का हो गया, और यहाँ ऐसे लगी हुई है 50 वोल्ट वाली बैटरी, है ना। तो 2 3 4 और ये 5, ये हमारा 50 वोल्ट। अब अगर हम यहाँ से आर टोटल आर देखें तो टोटल आर अगर देखें तो ये 4 और ये 2, ये दोनों पैरेलल में, यहाँ पे आके दोनों वापस जुड़ गए, यानी ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में। तो आर क्या हो गया हमारा, आर 4 पैरेलल विद 2, फिर इसके साथ सीरीज में गया 3 और 5 है, 3 प्लस 5, ये आ गया टोटल हमारा। तो 4 पैरेलल विद 2 क्या होगा, 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 6 प्लस 8, ये हो गया। तो आर हमारा टोटल निकल के आया कितना, सेकंड केस में हमारा आर आ रहा है 8.75। तो आ रहा है हमारे पास टोटल 8.75, ठीक है। इसके बाद अब हमें टोटल करंट फाइंड आउट करनी है, आई विल बी वी अपॉन आर। तो वी है हमारा यहाँ 50, आर है हमारा 8.75। तो यहां से जो आई निकल के आएगी हमारे पास, दैट विल बी, हाँ, 5.714 एम्पियर। ये भी हमारी जा रही है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा, क्यों मैं ये लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हमारा I1 डबल डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई। हमें कौन सी करंट चाहिए, हमें 5 ओम में करंट चाहिए। तो ये जो करंट है यहाँ पे डिवाइड हुई, लेकिन यहाँ पे आगे वापस से मिल गई। तो अब ये कंप्लीट करंट इसमें जा रही है, कंप्लीट करंट 3 में भी जा रही है, 5 में भी जा रही है। तो अब हमें यहाँ करंट डिवाइडर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्लीट करंट 5 में जाती हुई दिख रही है। तो ये I1 डैश हमारी आई हो जाएगी, यानी कि 5.714 एम्पियर ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये भी हमारी आई थी ऊपर से नीचे की तरफ। तो अब हमारे पास जो टोटल I1 इक्वल्स टू होगा I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू, दोनों ऊपर से नीचे आ रही है तो सिंपल प्लस कर देंगे, कोई नेगेटिव नहीं लेंगे, 7.153 प्लस 5.714 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये अराउंड 12.86 आ रहा है। किसी, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकता है, 12.5 भी आ सकता है। मैंने पॉइंट्स का बहुत ज्यादा वो नहीं रखा है, इसलिए मेरा ऐसा। लेकिन अगर 12 आपका आ रहा है, इसमें प्लस माइनस 1 का चल जाएगा, मतलब प्लस माइनस 1 का मतलब ये है कि 11.99 भी आ रहा है तो भी चल जाएगा, और 12.99 भी आ रहा है तो भी चल जाएगा। इतना रेंज हमारे पास है प्लस माइनस 0.5 का, ठीक है। तो आई आ गया हमारा 12.86 ऊपर से नीचे, यानी A टू B, ठीक है। यही क्वेश्चन हमने अभी किया था, किससे हमने किया था अभी इसको, केवीएल केसीएल। तब कितनी आई थी हमारी करंट, तब आई थी हमारे पास 12.5 फ्रॉम A टू B, यहाँ रही हमारे पास 12.86 फ्रॉम A टू B। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो बिल्कुल कैलकुलेटर की वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, उनका ये एक्जैक्टली 12.5 ही आएगा, या वो वाला 12.86 आ रहा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आसपास भी है या एग्जैक्ट है तो इसका मतलब हमने सही किया है। अगर हमारा आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब हमने सही किया,
ठीक है, समझ में है? तो 6 का सी क्वेश्चन 8 मार्क्स का। यहाँ पे अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो आपके 2 मार्क्स हो गए, फिर आपने अगर ये कैलकुलेट कर लिया तो आपके और 2 मार्क्स हो गए, और अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो पूरे के पूरे आपके 8 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, या हो सकता है इसमें 3-3 दें, बाद वाले में 2 दे दें, क्योंकि शुरुआत वाला मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 6 का हो गया। फिर आता है हमारा डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट, लास्ट यूनिट है हमारी। टेम्परेचर कोफिशिएंट डेफिनेशन आपको पता ही है, रेशियो ऑफ मटेरियल एंड स्टेट इट्स यूनिट। यूनिट क्या होती है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की? अच्छा, ओम पर डिग्री सेल्सियस तक होती है ना। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग ऑफ लेड एसिड बैटरी, ये मैंने बताया ही था आप लोग को, जो नोट्स मैंने दिए उसमें लेड एसिड बैटरी का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कंप्लीट था। ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल इज रिक्वायर्ड टू हीट 5 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 96 डिग्री सेल्सियस। ये पिछले चार पांच नहीं, मतलब तीन, इस पैटर्न में पहली बार ये वाला क्वेश्चन आया इलेक्ट्रिक केटल वाला, इसमें आपको पानी को गर्म करना है। सही है, तो पानी को गर्म करने के लिए हमारे पास जो टोटल तरीका है, मतलब इनपुट एनर्जी हम लोग को फाइंड आउट करनी पड़ती है एच। ठीक है, तो मतलब टोटल जो एनर्जी है, हीटिंग एनर्जी एच, वो हम लोग को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर उससे हम लोग इनपुट एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एच का जो फॉर्मूला होता है, टोटल हीटिंग एनर्जी जो होती है हमारे पास, उसका होता है हमारे पास एक तो मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस, जितना टेम्परेचर हम लोग को बढ़ाना है उसका। सही है, तो यहाँ हमें इसने क्या क्या दिया है, 5 लीटर दिया है, यानी कि मास हमारा हो गया 5 केजी। वाटर का 1 लीटर में 1 केजी होता है, अच्छा लिखा भी है इन्होंने, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ 1 केजी। ठीक है, उसके बाद फिर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 96 माइनस 15 इज इक्वल टू 81 डिग्री सेल्सियस, हमारा डेल्टा टी हो गया। फिर हमें चाहिए एस, एस होती है स्पेसिफिक हीट जो इन्होंने यहाँ दी हुई है, एस हम लोग को गिवन है 4200 जूल पर केजी। ठीक है, और उसके बाद जब हमें, ये तो हमारा आउटपुट पावर निकलेगी यहाँ से, फिर हमें इनपुट पावर के लिए चाहिए एफिशिएंसी। आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी होती है इनपुट पावर, तो एफिशिएंसी हमारी 80%, यानी कि 0.8 हमारी ईटा हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम यहां से निकालें तो एच विल बी, मास कितना हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय एस यानी 4200 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी यानी कि 81 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मैंने वैसे तो नहीं कराया, लेकिन जो आप लोग को जो मैंने लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स की एक शीट दी थी पूरी, उस शीट में इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो एच इक्वल्स टू दिस, तो हमारे पास टोटल एच आया कितना यहाँ से, एच हमारा फाइंड आउट हुआ 1070 ये आ गया हमारे पास टोटल हीट, ये हमारे आगे आउटपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी एच इक्वल्स टू दिस। तो हमारे पास अब इनपुट एनर्जी क्या होगी, यानी कि इनपुट एनर्जी होता है आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी, यानी एच हमारा कितना है 171,000 डिवाइड बाई, ये हो गया हमारे पास 0.8। तो यहां से हमारे पास इनपुट एनर्जी जो आएगी, दैट विल कम इनपुट एनर्जी इक्वल्स टू 2126,250, ये आ गया जूल्स हमारे पास एनर्जी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इनने क्या पूछा, फाइंड द इनपुट पावर। ठीक है, तो पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है हमारे पास पावर इनटू टाइम, टू टाइम। ठीक है, तो पावर इनटू टाइम होता है हमारे पास एनर्जी। तो इसने हमसे पूछा है क्या, इसने हमसे पूछा है 80%, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। ओके, फाइंड द इनपुट पावर ऑफ केटल एज्यूमिंग द एफिशिएंसी ऑफ 30, हाँ ये इसने 30 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है इसने, टी जो दिया हुआ है टाइम, वो दिया हुआ है 30 मिनट्स। तो ये वाला जो टाइम है हमारे पास 30 मिनट्स में, तो 30 मिनट को हम लोग फौरन कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में। तो 30 मिनट्स अगर हैं तो 30 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल्स टू 1800 सेकंड हो गए हमारे पास। ठीक है ना, तो 1800 सेकंड्स हमारे पास टाइम हो गया। तो यहां से हम जो पावर कैलकुलेट करेंगे, पावर विल बी एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी है हमारे पास 2126,250 डिवाइड बाई 1800, ये हमारे पास आएगा टोटल पावर। ठीक है, इनपुट पावर क्योंकि उसने फाइंड करने को कहा है, और उसने रेजिस्टेंस भी पता करने को कहा है। अगर पावर पता चल जाएगी तो रेजिस्टेंस भी हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, या फिर V स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो अगर हमें वोल्टेज दिया, वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो वहां से हमें V स्क्वायर, V में ये वाली वैल्यू रखेंगे, P में जो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं वो रखेंगे, R की वैल्यू वहां से आ जाएगी। ठीक है, तो P इक्वल्स टू 2126,250, हाँ ठीक है, अपॉन 1800, यहाँ से P की वैल्यू हमारे पास आएगी 1181.25 वॉट, ये हमारा आ गया P की वैल्यू। अब P होता है हमारा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, तो और V स्क्वायर हमारा 230 का स्क्वायर ओवर R, तो R हमें पता करना है,
आर विल बी 230 स्क्वायर अपॉन, क्या है हमारे पास पी, पी निकल के 1181.25, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1181.25, तो यहां से हमारे पास आर फाइनल निकल करके आएगा कितना, 44.783 ओम, ये हमारे पास आ रहा। एक हमारे पास पी आया था, पी की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट की थी ना, हाँ पी की वैल्यू ये फाइंड आउट की थी, ये एक आंसर हो गया हमारा, और एक हमारा आर वाला आंसर हो गया रेजिस्टेंस। बस यही दो चीज पूछी है इसने, हाँ बस। तो पावर हमने, इनपुट पावर हमें कैलकुलेट करनी थी, वो हमने यहाँ से पहले आउटपुट पावर, आउटपुट एनर्जी फाइंड आउट की, फिर इनपुट एनर्जी फाइंड आउट की, फिर एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम लगा के, टाइम 30 मिनट रखा वहां पे, तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करके रखेंगे, एमकेएस में रख रहे हैं हम लोग, तो 1800 सेकंड रख दिया यहाँ से हमारे पास एनर्जी अपॉन टाइम करके पावर आ गई, फिर पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, यहाँ से आर ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया, तो वी स्क्वायर 230 स्क्वायर ओवर पी करके हमने लगा लिया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, 8 मार्क्स यहाँ आ गए। इसके बाद राइट अ चॉइस ऑफ आइदर लेदर, इसमें देखो ये भी फिर से वही इतना आसान क्वेश्चन कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि इतना छोटा आंसर कैसे हो सकता है। इसमें सिर्फ ये लिखना था फॉलोइंग एप्लीकेशन, यहाँ पे सिर्फ लिखना था कि लिथियम आयन यूज होगा, यहाँ पे लिखना था लिथियम आयन यूज होगा, और यहाँ पे लिखना था लेड एसिड यूज होगा, बस इतना लिखना था सिर्फ, केस में लेड एसिड का एप्लीकेशन, उन दोनों में लिथियम आयन का, इतना अगर आपने कर दिया तो 3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं ऐसे कैसे। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इतना छोटा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, और पता नहीं क्या क्या लिख के आ गए, खैर बहरहाल, लेकिन अगर आपने बहुत सारे में अगर ये चीज लिखी है एग्जैक्टली कि इन दोनों में लिथियम आयन यूज होगी, इसमें लेड एसिड, तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, मुबारक, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक मोटर रन एट 500 आरपीएम, अच्छा ये जो है डिफाइंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल कोर केबल, ये मैंने बताया था, जरूर आएगा, 2 ही डेरिवेशन थे सिर्फ इसमें, तो ये हमारा मुश्किल से कितना 5-6 लाइन का सिंपल डेरिवेशन था, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना था, है ना, R1 से R2 तक, बस वही वाला डेरिवेशन था, ये हो गया 8 मार्क्स का आ गया, देखो 6-7 लाइन का डेरिवेशन डायग्राम के साथ में 8 मार्क्स का आ गया। चलो अब ये इसमें पूछा इन्होंने 6 मार्क्स में फिर से न्यूमेरिकल मोटर वाला, तो मोटर वाले न्यूमेरिकल में हमें टोटल इसमें भी पावर निकालनी होती है, ठीक है। मोटर वाले न्यूमेरिकल में हमारे पास जो एनर्जी होती है, ठीक है, और एनर्जी कह लीजिए उसको, जो बल्कि जो पावर होती है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग के पास डायरेक्टली, क्योंकि मोटर गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली पावर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पावर की जो वैल्यू होती है हमारे पास, दैट इज होती है ओमेगा इंटू टी। देखो ओमेगा जो होता है हमारा यहाँ पे इसको ओमेगा होता है हमारा 2 पाई एन, एन क्या है, एन है हमारा रोटेशन, रोटेशन पर सेकेंड, एन क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है ना हमारे पास, एफ, एफ क्या होता है साइकिल, साइकिल्स क्या है रोटेशन पर सेकंड, है ना, एफ मतलब साइकिल, साइकिल्स पर सेकंड होता है ना, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, तो एन भी हमें वही रोटेशन पर सेकंड, तो यहाँ पे हमें शायद दिया होगा पर मिनट में, हाँ ये दिया होगा आर 500 आरपीएम, ठीक है। तो अभी हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया होगा, एन इक्वल्स टू 500 आरपीएम, तो अगर ये आरपीएम में है तो इसको हम लोग 500/60 रोटेशन पर सेकंड लिख सकते हैं, आरपीएस, और फिर हमें क्या दिया उसने, एफ दिया हुआ है एंड और टी दिया हुआ है, सॉरी, टॉर्क जो है हमारा 20 न्यूटन मीटर, ठीक है, इसकी यूनिट सही है, इसी में लेनी है, और एफिशिएंसी दी हुई है 80%, यानी कि 0.8 हो गई हमारे पास ये 0.8, और फाइंड मोटर इनपुट पावर करंट ड्रॉन बाय, वोल्टेज दिया हुआ है हमें इसने 230 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा पावर आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, तो पीओ विल बी ओमेगा टी, या इसको कह सकते हैं 2 पाई एन, 2 पाई एन इंटू टी, अच्छा तो यहां लिख दो बस 2 × पाई मल्टीप्लाई बाई एन, कितना था हमारा 500/60, ठीक है, सेकंड्स में लेना था, और टी है हमारा 20, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पावर आउटपुट आ जाएगी कितनी, 1047.19, ये हमारे पास होगा टोटल पावर आउटपुट। अब हमें पावर आउटपुट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पावर इनपुट, तो पावर इनपुट अगर हम लोग को चाहिए तो इसमें टाइम भी दिया नहीं, टाइम नहीं दिया, ठीक है, पावर इनपुट अगर हम लोग को चाहिए तो पी आउटपुट अपॉन ईटा, तो यानी कि 1047.19 डिवाइड बाई 0.8, 80% है ना, नहीं 85% है, 85% हो गया 0.85, तो 0.85 हमारा ईटा हो गया, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो इनपुट पावर हमारे पास आएगी कितनी, 1231.99 वॉट्स, या 1.32 भी लिख सकते हैं इसको, ये हमारे पास टोटल इनपुट पावर आ गई। इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है फाइंड द मोटर इनपुट पावर, सही है, एंड करंट ड्रॉन व्हेन मोटर इज फेड फ्रॉम द 230 वोल्ट पावर, यानी कि एक तो हमारा आंसर आ गया यहीं पे फॉरन, इनपुट पावर का जो था,
जो हमारा पी आई आ गया कितना 1231.99 वॉट्स। अगर आपका ये आंसर सही आया यहाँ तक तो मुबारक हो, आपके 3 से 4 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो। सही है। इसके बाद इसने क्या पूछा है, करंट ड्रॉन बाय द मोटर। जब हमें 230 वोल्ट डीसी दिया हुआ है तो पी क्या होता है हमारा, पी होता है हमारे पास वी इंटू आई। सही है। अब वोल्टेज हमें पता है, पावर हमने निकाली है 1231.99 इक्वल्स टू वी है हमारा 230 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई आई। तो आई हमारा आ जाएगा टोटल 1231.9 डिवाइड बाई 230। तो यहां से हमारे पास आई आएगा 5.356 एम्पियर। ये हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। यहाँ पे पी वी आई कॉस फाई नहीं होता, वो एसी में होता है, ये सब डीसी में चल रहा है। ठीक है ना, तो समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये 8th वाले में ये बी क्वेश्चन हो गया। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे सारा का सारा पेपर, इतना ही था बस, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ। 50 मिनट में हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर, तुम्हारे सामने किया है मैंने। अब बाकी मान लो तुमने 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा अगर बाकी थ्योरी भी लिखने में भी लगा दिया तो भी 2 घंटे से ज्यादा का ये पेपर नहीं था, 2 से कम का ही था, 1.5 से 2.25 घंटे में ये पेपर कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा हुआ होगा ऐसे ही और सबका अच्छा पेपर गया होगा, सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब जो मैंने सोल्यूशन किया है, और अगर आप लोग को अपने आंसर्स याद हो या आपको याद है हमने ऐसे ही किया था, इसमें कुछ सिली मिस्टेक्स आपसे हो गई, तो उसके हिसाब से बताओ कि तुमसे कहाँ गड़बड़ हुई और कितने मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे अब इस पेपर को एनालाइज करके, कि अब इतने मार्क्स तो सर हमारे आ जाएंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर डिसाइड करते हैं किसका क्या होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।